नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। प्रस्ताव पर बोली एसपी सांसद डिंपल यादव। मणिपुर की घटना की पूरी दुनिया में निंदा हुई है। मणिपुर की घटना देश को शर्मसार करने वाली है। यूपी के अपराध पर भी चर्चा होनी चाहिए। डिंपल यादव ने ये बातें कही है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और इस बीच सपा सांसद डिंपल यादव ने ये बातें कही। इसके साथ ही उन्होंने देखिए महंगाई का मुद्दा भी उठाया। मणिपुर की घटना का भी जिक्र किया कि किस तरह से दुनिया में मणिपुर की घटना की निंदा हुई। मणिपुर की घटना से देश शर्मसार हुआ है। यूपी के अपराध पर भी चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव जिस पर चर्चा हो रही है और इस दौरान सपा सांसद डिंपल यादव ने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि मणिपुर की घटना ने देश को शर्मसार किया है। पूरी दुनिया में मणिपुर की चर्चा हो रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी बातचीत करना जरूरी है। इसके साथ ही महंगाई का मुद्दा भी देखिए डिंपल यादव की ओर से उठाया गया। मॉनसून सत्र चल रहा है और ऐसे में शुरुआत से ही आपने देखा कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा जा रहा था, जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। आज चर्चा की शुरुआत हुई है। 12 से 16 घंटे का समय अब इसे कर दिया गया है, समय बढ़ा दिया गया है। इस बीच सपा सांसद डिंपल यादव ने ये बातें कही कि मणिपुर की घटना ने देश को शर्मसार किया है। उधर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा लगातार चल रही है। कांग्रेस की ओर से सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की और अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखी, तो वहीं बीजेपी की ओर से सांसद निशिकांत दुबे ने भी इसका जवाब दिया। आइए आपको सुनवाते हैं दोनों नेताओं ने आखिर क्या कहा। कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहां सोनिया जी बैठी हुई हैं। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा लगातार जारी है। सीधा रुख करते हैं लोकसभा का। Every time the Prime Minister has got up to speak on the floor of this House, and I think his worst political adversaries will recognize the fact that he's a peerless orator. There is no question. I don't think there is an orator today in India who matches him. There's no question. Everybody recognizes that fact. So every time he gets up on the floor of the House, he puts the Congress party through the shredder. I mean, they actually go through a shredding machine. तो चलिए, चर्चा लगातार चल रही है। हमारे साथ सहयोगी नमित त्यागी जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। नमित, देखिए, जो विपक्ष चाहता था अब वो मौका जो है वो आ चुका है, लेकिन सबसे अहम चीज, जो सबसे अहम मुद्दा रहा है, वो बीजेपी अब ये उठा रही है कि राहुल गांधी को आना था, बोलना था, लेकिन वो नहीं बोले हैं, जिसको लेकर एक बड़ा मौका एक बार फिर से बीजेपी को मिल गया विपक्ष पर हमलावर होने का।
देखिए बिल्कुल बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने इस बात को उठाया कि आखिर क्या राहुल गांधी को बोलने के लिए आना था, वो क्यों नहीं आए, और सीधे तौर पर उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि क्या राहुल गांधी पूरी तरीके से तैयारी से नहीं आए थे। हालांकि सुबह से हम देख रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष और जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। विपक्ष की तरफ से कई ऐसे जो तीखे प्रहार है वो सत्ता पक्ष पर किए गए हैं। कुछ देर पहले हमने देखा टीएमसी के सांसद सौगत राय ने जो है बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी का दोहरा रवैया आखिर क्यों देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी का डेलीगेशन चला जाता है लेकिन मणिपुर के अंदर कोई बीजेपी का डेलीगेशन क्यों अभी तक नहीं गया। दूसरा, एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने भी सत्ताधारी पक्ष पर बड़े तीखे प्रहार किए। सुप्रिया सुले ने कहा कि पिछले 9 सालों में 9 राज्यों के अंदर बीजेपी ने दूसरी पार्टी की सरकार गिराई है और अपनी पार्टी की सरकार बनाई है। तो ऐसे बड़े आरोप लगाए गए। कुछ देर पहले हमने डिंपल यादव को भी सुना, उन्होंने भी कहा कि देश के अंदर काले कानून बीजेपी लेकर आ जाती है। इसके अलावा बेरोजगारी पर जो है वो कुछ नहीं बोलती है बीजेपी। तो ये जो विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं वो देश से जुड़े, जनहित से जुड़े तमाम मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं और सरकार की तरफ से भी उनका जवाब सीधे तौर पर दिया जा रहा है। लेकिन नमित एक चीज देखिए कि पूरा मुद्दा जो था वो इसकी हमने देखा मॉनसून सत्र की शुरुआत होती है और सबसे अहम मुद्दा उठाया जाता है मणिपुर का। इसको लेकर विपक्ष बॉयकॉट भी करता है, बाहर भी जाता है, हंगामा भी करता है, लगातार कहा जाता है कि चर्चा क्यों नहीं हो रही, प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब मौका मिल रहा है तो विपक्ष अपना स्टैंड क्यों नहीं रख पा रहा है। मणिपुर के मुद्दे पर बोलने के साथ साथ तमाम मुद्दों के जरिए घेराव करने की कोशिश की जा रही है, क्यों तटस्थ नहीं है आखिर मणिपुर के मुद्दे पर। देखिए उसके पीछे 2 वजह हैं। पहला तो ये कि अभी तक जो विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं उनको इतना बोलने का मौका मिला नहीं है और इस बार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जितना समय मिला है तमाम पार्टियों के सांसदों को वो उसमें मणिपुर के मुद्दे के साथ साथ जो उनके राज्य के, उनके क्षेत्र के तमाम जो और जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहे हैं। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर जो किसानों को लेकर काले कानून बीजेपी लेकर आई थी और फिर उसको केंद्र सरकार ने वापस भी ले लिया था, चाहे वो मुद्दा हो। तो ऐसे में जो जिन विपक्षी पार्टियों के सांसद चाहे वो किसी भी राज्य से आते हो, पश्चिम बंगाल से आते हो, यूपी से आते हो, महाराष्ट्र से आते हो, वो मणिपुर का मुद्दा स्टार्टिंग में जरूर उठा रहे हैं लेकिन उसके बाद बाकी मुद्दों को भी सबके सामने रख रहे हैं। क्योंकि अभी तक 20 तारीख से जब ये मानसून सेशन शुरू हुआ था तो उसके बाद से एक भी मौका ऐसा नहीं आया है किसी भी बिल के दौरान जब विपक्षी दलों के सांसदों को अपनी बातें रखने का, अपने इलाके, अपने क्षेत्र की बातें रखने का मौका मिला हो। तो निश्चित तौर पर मणिपुर के बहाने ही सही लेकिन अपने इलाके की समस्याओं से मुद्दा भी जो है वो इस संसद के अंदर रख रहे हैं। मणिपुर का मुद्दा तो रख ही रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ अपने इलाके के जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं उनको भी ऐड ऑन कर रहे हैं। बिल्कुल नमित, सबसे अहम चीज आप ये देखिए कि क्योंकि ये लगातार सरकार पर आरोप लगाया जा रहा था कि चर्चा का वक्त नहीं दिया जाता है और इसी के लिए हम ये भी देख रहे हैं कि जो वक्त था उससे बढ़ा दिया गया, 12 से 16 घंटे कर दिया गया। क्या लगता है कि क्योंकि ये तो कहा जाता है कि जब आप सरकार में होते हैं तो विपक्ष को आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या इस बार विपक्ष संतुष्ट हो पाएगा कि हाँ ठीक है चर्चा का पर्याप्त मौका मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर हम टाइमिंग देखें और जो सुबह मैंने पूरी एक नोटबुक देखी थी उसमें मैंने देखा था कि जिस राज्य के अंदर जोन सी पार्टी की सरकार है, जिन विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं उनको उनकी पार्टी के अंदर कितने सांसद उनके लोकसभा में हैं उसी हिसाब से उनको वक्त दिया गया है। ऐसे में विपक्षी जो छोटी पार्टियां हैं उनको कम समय दिया गया है। कांग्रेस की बात करें जिनकी ज्यादा सांसद हैं उनको 1.25 घंटे का समय दिया गया था, हालांकि अब उसके समय को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है क्योंकि पहले चर्चा का समय 12 घंटे था, उसको बढ़ाकर 16 घंटे किया गया। लेकिन बीजेपी के यानी कि एनडीए के सांसद जो हैं वो लोकसभा के अंदर ज्यादा हैं, ऐसे में उनको 6 से 7 घंटे का समय बोलने के लिए दिया गया है। हालांकि जितने भी अभी बीजेपी के सांसदों ने अपनी बातों को रखा है, निशिकांत दुबे की बात करें या फिर बाकी जितने भी सांसद हैं, वो उस टाइम लिमिट को भी देखकर चल रहे हैं क्योंकि 10 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी को भी अपनी बातें रखनी है। ऐसे में वो जो टाइम लिमिट है उसको सभी सांसद ध्यान में रख रहे हैं क्योंकि कल जब राज्यसभा के अंदर दिल्ली सेवा बिल पेश हो रहा था उस दौरान भी हमने देखा था जो सभापति थे वो कोई भी सांसद अपनी बात रख रहा था उस सेवा बिल पर तो वो समय बता रहे थे कि आपके पास 10 मिनट हैं, आपके पास 3 मिनट है। हालांकि उसको लागू कोई नहीं कर रहा था क्योंकि अगर किसी को 3 मिनट दिए जा रहे थे तो वो 5 से 6 मिनट बोल रहा था। और आज भी मैं देख रहा हूं कि जिन पार्टी के सांसदों को जितना समय दिया जा रहा है वो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही बोल रहा है। मैं नमित आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर पूरी एक
तरह से कहा जा सकता है कि एक स्ट्रैटेजी जो बनाई गई थी विपक्ष की ओर से सरकार पर दबाव बनाने का, वो हम देख रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आ गया, चर्चा भी हो रही है, प्रधानमंत्री जवाब भी देंगे। लेकिन क्या ग्राउंड जीरो पर अगर हम देखें, जो मेन मोटिव था सरकार पर दबाव बनाने का, वो उस तरह से बन पाया? क्योंकि सरकार तो पहले से कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। देखिए, यहां पर एक बात क्लियरिफाई है कि अभी तक जो बीजेपी से विपक्षी पार्टियों के सांसद तीन बड़ी मांगे रख रहे थे। पहला तो ये कि संसद के दोनों सदनों में आकर पीएम बयान दे। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि पीएम लोकसभा में बोलेंगे, ये तो निश्चित तौर पर है, लेकिन राज्यसभा में भी क्या बोलेंगे, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, जो विपक्षी दलों के सांसद है वो ये मांग रख रहे थे कि क्या बीजेपी का कोई डेलीगेशन अभी तक मणिपुर गया क्यों नहीं है, क्योंकि विपक्षी सांसदों का 21 सांसदों का जो डेलीगेशन था वो मणिपुर में वास्तविक स्थिति को देख कर आया। वहां पर रिलीफ कैंप कैसे हैं, किन इलाकों के अंदर अभी कर्फ्यू लगा है, कितने गांव को जलाया गया है, और वो सारी रिपोर्ट उन्होंने राष्ट्रपति को भी सौंपी थी। तो ऐसे में विपक्ष ये मांग कर रहा है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मणिपुर का मुद्दा पर चर्चा हो रही है, हमारा डेलीगेशन चला जाता है, तो बीजेपी का डेलीगेशन केवल बंगाल में क्यों जाता है, मणिपुर में आकर बीजेपी का डेलीगेशन जाकर क्यों नहीं देखता, और पिछले 80 दिन आखिर पीएम नरेंद्र मोदी को क्यों लगे हैं मणिपुर के मुद्दे पर बोलने पर। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि विपक्ष अब अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सदन के अंदर रख रहा है। नमित, लेकिन नहीं लगता कि अगर हम पार्टियों की बात कर लें तो दोनों ही पार्टी क्या सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। विपक्ष लगातार मणिपुर का मुद्दा उठाता है तो सरकार कहती है कि आप बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं, आप राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं। यहां तो जन सरोकार फिर रह ही नहीं जाता है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर होता क्या है कि जिस राज्य के अंदर अगर केंद्र में जिसकी सरकार है और बाकी जिन राज्यों के अंदर अगर कोई बड़ा मुद्दा हो जाता है तो कई जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करती जरूर हैं। लेकिन इससे पहले भी हमने कई सरकारों के दौरान देखा है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके राज्यों के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, यहां पर भी कई जो रेप की घटनाएं हैं वो देखने को मिली है, जिसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने भी कई सवाल खड़े किए। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि आप मणिपुर के मुद्दे को उठा रहे हैं लेकिन पश्चिम बंगाल और राजस्थान पर कुछ नहीं बोलेंगे, छत्तीसगढ़ पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो ऐसे में विपक्षी दलों के सांसदों का यह कहना है कि हमने कब चर्चा से इंकार किया। वो तो चाहते हैं कि राजस्थान के मुद्दे पर भी चर्चा हो, लेकिन जो मणिपुर में बड़ी घटना हुई, क्योंकि मानसून सत्र का जो पहला दिन था उससे महज कुछ घंटे पहले ही मणिपुर की घटना का वीडियो सामने आता है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पूरे दिन भर जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई थी वो मैक्सिमम स्थगित रही। जो जितने भी हमने बिल स्टार्टिंग में देखे थे, 30 से ज्यादा बिल पास होने थे, उनमें से मैक्सिमम बिल को तो टेबल करने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन नमित, अगर हम स्थिति देखें तो देखिए विपक्ष की जो मांग थी वो तो चली पूरी हो रही है, अविश्वास प्रस्ताव जो वो लाए थे उस पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन कई आपने भी जिक्र किया ऐसे कई सारे बिल हैं जो अभी भी रुक गए हैं। और एक वजह हम ये भी देख सकते हैं कि जो विपक्ष चाहता था वो तो हो रहा है, लेकिन इस बीच अब से पहले हमने जब देखा मानसून सत्र की शुरुआत से अब तक सदन से लगातार बॉयकॉट किया गया, उसके बाद हमने ये भी देखा कि सदन की कार्यवाही जो है उसे स्थगित करना पड़ा। तो विपक्ष का जो मेन कहा जा सकता है कि फोकस था वो मणिपुर रहा और मणिपुर पर ही आखिरकार वो चर्चा पर राजी हुए हैं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कल एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि कल जब राज्यसभा के अंदर वोटिंग हो रही थी और इस जो दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा हो रही थी तो गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से 2 लाइन कही गई थी। उन्होंने कहा कि इससे पहले जितने भी बिल राज्यसभा और लोकसभा में लाए गए वहां पर विपक्षी दलों के सांसदों ने उस पर दिलचस्पी नहीं दिखाई और सदन में मौजूद नहीं रहे। इसका मतलब विपक्ष जो है वो केवल मणिपुर पर चर्चा चाहता है, बाकी दिल्ली या फिर जन सरोकार से जुड़े जितने भी बिल हैं उस पर विपक्ष जो है वो सहमत नहीं है या फिर वो सदन के अंदर मौजूद ही नहीं रहना चाहता। लेकिन कल दिल्ली सेवा बिल के दौरान हमने देखा कि विपक्षी एकता जो थी वो राज्यसभा में हमें देखने को मिली। हालांकि वो अलग बात है कि दिल्ली सेवा बिल बहुमत के आंकड़े की वजह से वो गिर गया और विपक्ष उसको रोकने में नाकामयाब साबित हुआ, लेकिन विपक्षी एकता हमें वहां पर देखने को मिली। 100 से ज्यादा वोट जो थे वो बिल को रोकने के लिए विपक्षी दलों के सांसदों ने डाले। तो गृहमंत्री अमित शाह सीधे तौर पर कह रहे थे कि आज दिल्ली सेवा बिल पर जैसे विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, अच्छा होता कि जो बाकी बिलों के दौरान भी अगर विपक्षी दलों के सांसद जो सदन की दोनों राज्यसभा और लोकसभा वहां पर मौजूद रहते तो शायद देश की जनता के लिए भी अच्छा होता। नमित, गृह मंत्री अमित शाह का आपने जिक्र किया, आपने ये भी सुना कि उन्होंने ये कहा था कि
ये जो दिल्ली सेवा बिल आया है, ये ठीक है राज्यसभा में तो पास हो गया, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा किया था, आम आदमी पार्टी अब साथ छोड़ देगी INDIA गठबंधन का। तो क्या लगता है, क्योंकि आप लगातार कवर करते हैं, ये जो विपक्षी एकजुटता की तस्वीर दिखाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, क्या अब वो आगे इसी तरह से जारी रहेगा? क्योंकि ये तो संतुष्ट नजर आए कि क्रम संख्या जो हम चाहते थे, जो हम दिखाना चाहते थे, वो पूरा विपक्ष हमें एकजुट नजर आया कल जब दिल्ली में बिल आया था। देखिए, यहाँ पर दो बातें हमें बहुत गहराई से समझनी होगी। पहला तो ये कि कल जो राज्यसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर जितने भी कांग्रेस नेताओं के बयान थे, उनको आप जरा गौर से सुनिए। उन्होंने पूरी तरीके से दिल्ली सरकार का पक्ष रखा और केंद्र सरकार के जो अध्यादेश था, जो कि बिल था दिल्ली सेवा बिल, उसका पूरी तरीके से विरोध किया। तो ऐसे में ये क्लेरिफाई है कि इंडिया अलायंस पर इस बिल के पास होने से कोई ज्यादा असर पड़ेगा नहीं। इससे पहले भी जब बिल पेश नहीं हुआ था और केवल लोकसभा से उस बिल को पास किया गया था, तो कई विपक्षी सांसद जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, सुशील गुप्ता हो, संदीप पाठक हो, राघव चड्ढा हो, हमने उनसे कई बार सवाल पूछा था कि क्या अगर ये बिल पास हो जाता है तो क्या आप इंडिया अलायंस का हिस्सा रहेंगे या फिर इंडिया अलायंस का भविष्य क्या कहता है? तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि ये तो हमारे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ताकि हमारे राज्य में अगर ऐसा हो रहा है, बाकी राज्यों के अंदर ऐसा ना हो। साल 2024 के अंदर बीजेपी को किस तरीके से रोकना है, इसीलिए इस इंडिया अलायंस को बनाया गया है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी इस अलायंस से अलग नहीं होगी। हालांकि इसमें दूसरा पहलू यह है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 10 तारीख को बोलेंगे और उनका जो पूरा वक्तव्य होगा, उसके बाद यह डिसाइड किया जाएगा कि आखिर इंडिया अलायंस की अगली रणनीति क्या है। क्योंकि लोकसभा चुनाव तो अगले साल है, उससे पहले इस साल में कई राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है। उसको लेकर इंडिया अलायंस की क्या रणनीति है, क्या विधानसभा चुनाव के अंदर भी इंडिया अलायंस एक दूसरे के साथ लड़ेगा? और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस चुनावी मैदान में तो उतरेगा, लेकिन कई ऐसी बड़ी पार्टियां हैं जिनको अपने वोट शेयरिंग को लेकर कई जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। नमित, हमने ये भी देखा कि ये जो अलायंस बना है, इसके यहाँ पर पहुंचने से पहले दो दल ऐसे थे जो अलग हो गए। 2024 तक ये टिकेगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। अब से पहले भी पहुंचे हैं लोकसभा चुनाव तक ऐसे दल, जब एक साथ आते हैं, गठबंधन करते हैं, लेकिन आप विधानसभा में अक्सर देखेंगे 3 पार्टियां भी एक साथ खड़ी हो जाती हैं तो टूट नजर आती है। अविश्वास प्रस्ताव की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर एकजुटता की जो तस्वीर दिखाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, क्या लगता है कि उसका दबाव सरकार पर बनेगा और बीजेपी के लिए कोई चुनौती आपको नजर आती है? सदन के अंदर नहीं, सदन के बाहर, अंदर तो बहुमत है। देखिए, ये तो आप क्लेरिफाई इस चीज से समझ लीजिए कि जब बेंगलुरु के अंदर विपक्षी दलों की बैठक हो रही थी, तो उस दौरान बीजेपी के अंदर थोड़ी सी खलबली जरूर मची थी, क्योंकि उन्होंने भी दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए के तमाम जो छोटे छोटे घटक दल थे उनको बुलाकर अपना शक्ति प्रदर्शन जरूर किया था। इसका मतलब साफ है कि अगर एक तरफ जहां इंडिया अलायंस की बैठक बेंगलुरु में हो रही थी, विपक्षी दल एकजुट हो रहे थे, तो फिर बीजेपी को अपने जो छोटे छोटे घटक दल थे जो कि एनडीए के अंदर आते हैं, उनकी याद उनको सताने लगी। और वही वजह हमने देखा था कि दिल्ली के अशोका होटल में तमाम एनडीए के जो छोटे छोटे घटक दल हैं वो साथ बैठे हुए दिखाई दिए। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी भी अब 2024 की यानी कि दूरदर्शी सोच उनके दिमाग में आ गई कि अगर इंडिया अलायंस से हमें टक्कर मिली तो हमको भी पूरी तरीके से तैयार रहना होगा। लेकिन इंडिया अलायंस की मैं बात बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई जगह बड़ी बड़ी पार्टियों को जो सीटों को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्या उसको लेकर बड़ी पार्टियों के नेता सहमत हैं? चाहे पश्चिम बंगाल के अंदर हम ममता बनर्जी की बात करें, दिल्ली के अंदर जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहां पर 7 लोकसभा सीटें हैं, क्या यहां पर आम आदमी पार्टी कॉम्प्रोमाइज करेगी कांग्रेस से? दूसरा, पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या वहां पर कांग्रेस से आम आदमी पार्टी कॉम्प्रोमाइज करेगी? तीसरा सवाल है कि यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी की इस वक्त विधानसभा के अंदर बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो वहां पर क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में वो सामंजस्य बैठ पाएगा ही नहीं? ये सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है और उसी बलबूते पर इंडिया अलायंस का भविष्य तय होगा। नमित, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, सदन में चर्चा भी की जा रही है, सभी को मौका भी मिल रहा है, यहाँ तक कि समय सीमा को भी बढ़ा दिया गया, लेकिन सबसे अहम चीज मणिपुर का जब हम देखते हैं स्थिति, उस पर हम ये भी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डीजीपी को तलब करते हैं, लेकिन सरकार लगातार डिफेंड कर रही है संसद में और बताया जा रहा है कि किस तरह से सरकार ने कार्रवाई की। क्या लगता है कि ये पूरी चर्चा के दौरान कहीं ना कहीं कार्रवाई का एक मुद्दा है वो मिसिंग नजर आया? क्योंकि विपक्ष ने तो कहा कि हमारा डेलीगेशन गया, तो फिर एनडीए का डेलीगेशन क्यों नहीं जा रहा, प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं? और इस बीच एक बड़ी खबर, राहुल गांधी के लिए बंगला अलॉट किया गया है।
अविश्वास प्रस्ताव के बीच एक बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से डिसीजन दिया उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई थी और आपको याद था कि किस तरह से राहुल गांधी से जो घर था उसे वापस लिया गया था। लेकिन इस बीच एक खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है, राहुल गांधी के लिए बंगला अलॉट किया गया है। सहयोगी नमित त्यागी बने हुए हैं। नमित, कल संसद जब पहुंचे थे राहुल गांधी तो खुशी जाहिर की थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वापसी पर, अब बंगला भी वापस मिल गया है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी को जब सजा सुनाई गई थी मोदी सर ने मामले में, उसी 2 साल की सजा जब उनको सुनाई गई थी तो उनके साथ 2 बड़ी चीजें हुई थी। पहला ये कि उनकी सदस्यता चली गई थी, दूसरा उनका जो सरकारी बंगला था उसको छीन लिया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने कई जो टिप्पणियां थी वो बीजेपी पर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाई और उनकी संसद की सदस्यता भी लोकसभा की तरफ से बहाल कर दी गई। कल राहुल गांधी संसद के अंदर हमें नजर आए और आज उनका पुराना बंगला था जो कि छीना गया था, अब उनको दोबारा से आवंटित हो गया है। यानी कि राहुल गांधी अब दोबारा से अपने उसी घर में जाकर रह सकेंगे जो वो पहले से रह रहे थे। ये जो है दूसरी बात। लेकिन अब यहां पर इंतजार उसी बात का, जैसे पहले मैं जिक्र कर रहा था कि राहुल गांधी लोकसभा के अंदर कब बोलेंगे। हालांकि आज जो मुझे समझ में आया कि आज पीएम नरेंद्र मोदी सदन के अंदर मौजूद नहीं थे, यही वजह थी कि राहुल गांधी शायद नहीं बोले, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर अपना वक्तव्य वो जब रखें तो पीएम नरेंद्र मोदी उस दौरान सदन के अंदर मौजूद रहें। एक और सवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार 2 दिन से बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर उनको ये डर सता रहा है कि अगर 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे तो ऐसा ना हो कि उनके बोलने के बाद ही जो सेशन है यानी कि मानसून सत्र है उसको अनिश्चितकाल। देखिए राहुल गांधी भले ही आज नहीं बोले, लेकिन बीजेपी ने लगातार तंज कसा और कहा कि हम राहुल गांधी को सुनने के लिए आए थे, क्या वो तैयार नहीं थे चर्चा के लिए। इसको लेकर यानी राहुल गांधी का आज सदन में खामोश रहना बीजेपी को एक अच्छा मौका जरूर दे गया है विपक्ष पर हमलावर होने का, कांग्रेस पर हमलावर होने का। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।